ऑलराइट, चलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि आज हम ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है ऑब्जेक्ट और इमेज। उनका एक इंट्यूटिव डेफिनेशन भी आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। नंबर टू हमारा रहेगा कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसे कैसे होता है। मिरर से होता है, रिफ्लेक्शन से भी इमेज आ सकता है, रिफ्रैक्शन से भी आता है। बट हम रिफ्रैक्शन की बात आज नहीं करेंगे, हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे क्योंकि उसी में तीन आपको केसेस मिल जाएगा। एक तो प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है, पैराबोलिक मिरर होता है। तो पैराबोलिक मिरर के ऊपर हम मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मतलब पैराबोलिक मिरर के बारे में मैं सिर्फ डिटेल्स आपको दे दूंगा, एलाबोरेटली अगर हम पढ़ेंगे तो प्लेन और स्फेरिकल मिरर के बारे में और उनका जो है साइन कन्वेंशन जो है। मैं आज दो तरह का साइन कन्वेंशन होते हैं, एक कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन होता है और एक सिंपल साइन कन्वेंशन। मैं आज सिंपल साइन कन्वेंशन बोलूंगा, उसको यूज करके आप अपने प्रॉब्लम्स वगैरह जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए टेक्स्ट बुक का, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन तब हमारे लिए आसान होगा कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन को यूज करना। क्योंकि देखो होता क्या है ना, आप लोग क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे आएंगे जहाँ पे कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन आप लगाने से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप। तो इन दैट केस मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि कहीं पे भी साइन कन्वेंशन जो होता है, जब कैलकुलेट आप करते हैं कि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस तो दिया रहता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना होता है। कई कबार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको जो है दिया रहता है, इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो कुछ भी पूछे या दोनों डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज दिया रहता है, फोकस निकालने की कोशिश आपको पूछा जाता है। तो वट एवर द केस में बी, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स कन्वेंशन लगाने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा भी आपको हिचकिचाहट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपल कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। मगर कोऑर्डिनेट कन्वेंशन का जो है ब्यूटी ये है कि चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, अगर आपको कोऑर्डिनेट कन्वेंशन यूज करना आ गया अच्छे से, तो वो सारे उसको बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई कर देता है। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, कैंसिल आउट हो जाते हैं सारे बहुत सारे क्वांटिटीज, तो आपको बहुत ही कम मिनिमम क्वांटिटी से डील करना पड़ता है। खैर, हम आज सिंपल कन्वेंशन की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम मिरर के बारे में जब बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि मिरर बनता कैसे है, पहली बात तो है ना। और मिरर और एक जो जनरल कॉमन सरफेस है उसके बीच क्या फर्क है, क्यों मिरर में हमें इमेज दिखता है और साधारण जो सरफेस हो गया, टेबल का सरफेस हो गया, दीवार हो गया, इसमें हमारा इमेज हमको इमेज क्यों नहीं दिखता। या पॉलिश्ड सरफेसेस पे, जैसे कि तुम्हारा मोबाइल का स्क्रीन हो गया, डिस्प्ले, इवन मेरा जो फोन है रेडमी, मेरे ख्याल से वही फोन जो स्वाति के पास है, नोट 7 प्रो, तो उसमें भी पीछे की तरफ जो है इमेजेस आपको दिख जाता है। जैसे ये आपको पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन, क्यों ये मिरर की तरह काम करता है। दिस इज नॉट डिजाइन टू बी अ मिरर, नाइदर दिस पार्ट, बट दिस वर्क्स एज अ मिरर। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि मिरर जो बनाते हैं, कन्वेंशनल मिरर जो मैंने उस दिन दिखाया था आपको, मेरे अपने मिरर से आपको एक वो स्वाति के क्वेश्चन को आंसर करते हुए बताया था। तो इन दैट केस मैंने आपको आज बताऊंगा कि एक्चुअली मिरर में होता क्या है। बट ये सब चीजों में वो उतना लगाया नहीं जाता सामान, फिर भी दीज आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड टू बी यूज्ड एज मिरर्स, बट दे समहाउ वर्क एज मिरर। इवन वाटर में भी कभी कभार हमको रिफ्लेक्शन अच्छे से दिख जाता है। और फिर हम, एक तो वो हो गया, फिर मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सब तो याद रखना। आज जितने भी फॉर्मूले में बताऊंगा ना, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले मैं आपको एक ही सेट ऑफ फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, एक सेट ऑफ फॉर्मूला बताऊंगा, वो सारे मिरर के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। दे आर एप्लीकेबल टू ऑल दी मिरर्स, ओके। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर आपको जो है मैं नोट करवा दूंगा। ऑब्जेक्ट, दो चीजें आप बार बार डील करेंगे, ठीक है। जब आप इमेजेस की बात करते हैं तो आप दो ही चीजों को सबसे ज्यादा डील करेंगे, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूं अपना। हम वापस एक नया व्हाइट बोर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज हम पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। दो चीजें हैं,
एक हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर मैं ऑब्जेक्ट, ये हो गया, एक हो गया ऑब्जेक्ट और एक हो जाता है आपका इमेज। ठीक है, हम लोगों को पहले समझना चाहिए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच जो है फर्क क्या है। मुझे एक मिनट दो, लेट मी जस्ट वाइप माई स्क्रीन, उस पर धूल जम गया है और व्हाइट बोर्ड का जो पूरा व्हाइट है उससे धूल साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो मुझे देखने में दिक्कत हो रही है। बेसिकली आई एम नॉट गेटिंग द राइट इमेज। सो देखो, धूल धूल की वजह से इमेज ठीक से फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, मतलब इसीलिए मुझे साफ करना पड़ा स्क्रीन। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स। सो नाउ, ऑब्जेक्ट और इमेज पे फर्क क्या है, देखिए होता क्या है। एक साधारण सा मिरर ले लीजिए, प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। अब याद रखना, मिरर का एक साइड, दो साइड अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्या फर्क होता है? एक साइड होता है रियल, मिरर में हमेशा ये होता है कि एक साइड होता है रियल और दूसरा साइड होता है वर्चुअल। ये हमेशा याद रखना, एक साइड होता है रियल और दूसरा साइड होता है वर्चुअल। क्यों वर्चुअल होता है? क्योंकि रियल क्या है, जहां पे एक्चुअली रेज जो है, लाइट रेज या रेज ही बोलेंगे, यहाँ लाइट रेज की बात कर रहे हैं, तो वेयर एक्चुअल रेज, वेयर रेज एक्चुअली आर प्रेजेंट, ठीक है। रियल साइड कौन सा है किसी मिरर का? जहां पे रेज एक्चुअली प्रेजेंट है। अगर रेज एक्चुअली प्रेजेंट है तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। दियो- मगर ऐसा होता है ना, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आपका रियल हो। कभी होता है, हम लोग का कॉमन सेंस ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगे और ले गए, ऑब्जेक्ट को आप मान के चलते हैं क्या बोलेंगे, ए, ठीक है। ए हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसका जो है एक इमेज बनेगा ए डैश, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इमेज हमेशा आईने के सामने आप खड़े हो तो दूसरे साइड पे आप अपना इमेज देखते हो, कितने डिस्टेंस से? जितना डिस्टेंस आप मिरर से खुद, आपके बीच जितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस जो है मिरर से इमेज का रहता है। मतलब आप ही का इमेज उतना ही डिस्टेंस से फॉर्म होता है। तो आप तो रियल है, ठीक है। अब इसमें फिलोसफी वाली बात नहीं है, मतलब कि am I रियल, व्हाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, ये वाला नहीं है। मतलब इन नॉर्मल सेंस, आप एक्चुअली में आप रियल है, आपका मास है, आपका हाइट है, फिजिकल क्वांटिटीज है एसोसिएटेड विथ योर बॉडी, तो आप रियल हो गए। मगर ये जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो इमेज है, सॉरी ये जो इमेज आ गया यहाँ पे आपका, वो, उसका ना कोई वजन है ना कुछ, कुछ नहीं है उसका, इट डज नॉट हैव एनी वेट और एनीथिंग। सो you, it is on the virtual side, so it is what, a virtual image, and you are the real object। मगर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट रियल होता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मिरर में रख दिया एक और, जिसका ये वाला साइड हो गया वर्चुअल और ये वाला साइड रियल है, मतलब दोनों मिरर का एक कॉमन एरिया है रियल का, ठीक है। तो इस जो इमेज, ये मान के चलो ये मिरर हो गया M1, इस मिरर को मैं बोलूंगा M2। तो इसमें क्या है आप देखना, मैंने क्यों बोला था कि हमेशा ऑब्जेक्ट जो है रियल नहीं होता है, कभी कभार वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो ये केयरफुल याद रखना, वर्चुअल मतलब जो वर्चुअल साइड पे, जहां पे एक्चुअली में रेज प्रेजेंट नहीं है, वहां पे जो भी चीज है वो वर्चुअल है। चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो व्हाट यू कॉल, ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, वट एवर इट इज। मिरर के दो साइड है, एक रियल एक वर्चुअल। रियल कौन सा साइड? जहां पे एक्चुअली में रेज है, जहां पे एक्चुअली में रेज है वो होता है रियल, और दूसरा साइड हो गया वर्चुअल, क्योंकि वहां पे रेज नहीं है, बस एक इंप्रेशन क्रिएट होता है कि वहां से रेज आ रहे हैं या वहां रेज आ रहे हैं करके एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, दैट इज वर्चुअल। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ, आप लोग मेरे को लाइव देख पा रहे हैं, देखो बेसिकली इट्स अ लाइव सेशन, इट्स अ रियल टाइम सेशन, इसीलिए इसको क्या बोलोगे आप कि रियल टाइम क्लास चल रहा है। मगर अभी जो रिकॉर्डेड वीडियोस है, पिछले जितने सेशंस किए हैं हमने, उसकी उसमें अगर आप मेरे को देखोगे, अभी सेशन देखोगे, तो उसमें जो आप देख रहे हो वो क्या है, वो वर्चुअल सेशन है, ठीक है। तो एक तो वो हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मिरर M2 के लिए, एक तो ये ऑब्जेक्ट जो A है, ये क्या करेगा, ये एक इमेज क्रिएट करेगा, ए डैश नहीं, ए डैश तो ऑलरेडी जा चुका है, तो ये हो गया ए डबल डैश, ठीक है। या फिर हम, हाँ ठीक है, चलो इसको ए डबल डैश ही बोलते हैं। मगर इसी मिरर M2 से
दूर ए डैश भी तो है, तो ए डैश जो कि ए का ही इमेज है, पहला इमेज है, फर्स्ट इमेज है, तो ये इमेज जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इसका भी एक इमेज बनेगा। और कितने डिस्टेंस से बनेगा, मान के चलो ये जो दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस x हो गया, ठीक है, वट एवर डिस्टेंस दिस टू मिरर्स हैव, मान के चलो a जो डिस्टेंस है, a और मिरर के बीच का डिस्टेंस हो गया, आप d बोल लो। अगर a और m1 के बीच d डिस्टेंस है, तो m1 और a डैश के बीच भी d डिस्टेंस होगा। अब इसका मतलब है कि m2 से a डैश कितना दूर है, m2 से a डैश है x, तो है दोनों मिरर के बीच का गैप x तो हो ही गया। और उसमें हमको ऐड करना है d, क्योंकि a डैश जो है m1 से d डिस्टेंस पीछे है, तो बेसिकली x प्लस d हो गया टोटल डिस्टेंस बिटवीन m2 एंड a डैश। तो m2 से x प्लस d के डिस्टेंस में यहां a ट्रिपल डैश जो है वो क्या है, a डैश का इमेज क्रिएट होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये x प्लस d, ठीक है, ये डिस्टेंस x प्लस डी। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि a डैश a डबल डैश जो है, जो a का इमेज है इन m2, ये कितना डिस्टेंस में होगा, सीधी सी बात है, टोटल गैप है x का, और m1 से जो है d डिस्टेंस यहां से काट लो तो बचा कितना, x माइनस डी। तो इसका मतलब m2 से a का डिस्टेंस है x माइनस डी, तो m2 से a डबल डैश यानी कि इसी का इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो भी x माइनस डी डिस्टेंस में होगा। अब देखो, अब तुम्हें पूछा जाएगा कि a डैश, a डबल डैश और a ट्रिपल डैश, a डबल प्राइम और a ट्रिपल प्राइम, इन दोनों के बीच का क्या क्या डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस जो है मिरर से x प्लस डी है, और मिरर से a डैश और सॉरी a डबल प्राइम का डिस्टेंस x माइनस डी है, तो बेसिकली x प्लस डी माइनस एक्स माइनस डी, ठीक है, तो x प्लस डी माइनस एक्स प्लस डी हो जाएगा कितना, x x कैंसिल हो गया, 2d। ये क्वेश्चन आ सकता है और आएगा ही, ठीक है। तो बेसिकली a ट्रिपल प्राइम जो है वो m2 से कितना दूर में फॉर्मेशन होगा टोटल, मतलब सॉरी, यहाँ हाँ ठीक है, a ट्रिपल प्राइम फॉर्मेशन होगा वो x प्लस डी डिस्टेंस से फॉर्मेशन होगा, मगर ये जो इमेज है, दिस इमेज इज द डायरेक्ट इमेज ऑफ a बाई m2, बट ये जो इमेज है a ट्रिपल प्राइम, ये डायरेक्ट इमेज ऑफ a नहीं है, ये किसका इमेज है, इट्स द इमेज ऑफ a ऑन m1, ठीक है। तो ये जो इन दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2d है, ठीक है। ये इसके बारे में अगर किसी को कोई डाउट है तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको बस एक दिखा रहा था कि कैसे प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। इसी चीज को मैं ये भी कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर भी रख लूं, इधर भी एक कॉनकेव मिरर रख लूं और अपना करूं, ठीक है, जो भी है। मगर उस केस में आपको मिरर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्लेन मिरर में तो सब कुछ प्लेन एंड सिंपल हो गया, ठीक है। मिरर फॉर्मूला को आपको यूज करना पड़ेगा अगर आप कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। पैराबोलिक मिरर तो शायद आपका सिलेबस में भी नहीं आएगा, वो शायद वो इंजीनियरिंग में ही आता है, या फिर जो ऑप्टिक्स में आगे जाकर रिसर्च करते हैं वो उसी में ही आता है, वेव्स वगैरह में। बट हम बेसिकली प्लेन और स्फेरिकल मिरर के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। पैराबोलिक मिरर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगा बस, है ना। तो लेट अस स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। हम इस पॉइंट पे वापस आएंगे, ये जो मैथ है इसके बारे में मैं आपको फिर से बताऊंगा, रिवाइज करवा दूंगा, तो कोई डाउट है तो होल्ड योर डाउट्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन मैंने ये इतना सारा क्यों करवाया आपसे, डायरेक्ट मैथमेटिक्स में क्यों लेके आया, मतलब पूरा ये आपको क्यों सिचुएशन समझा है, क्यों, क्योंकि दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, ओके। ऐसे चीजें होती है, तो इसी में हम ऑब्जेक्ट और इमेज का डेफिनेशन ढूंढेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैं आपको इसमें लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट, ये डेफिनेशन शायद आपको किसी बुक में ना मिले, दिस इज अ डेफिनेशन दैट आई हैव फॉर्म्ड, तो इसको आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। ये क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट, या फिर सीधा एन ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, हम तो डिफाइन ही कर रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट इज एन ऑप्टिकल पैटर्न,
from which light rays are traced before being reflected और रिफ्रैक्टेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट का ये डेफिनेशन है, वर्किंग डेफिनेशन जिसको लेकर हम काम करेंगे। ठीक है, ये क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज एन ऑप्टिकल पैटर्न फ्रॉम व्हिच लाइट रेज आर ट्रेस्ड बिफोर बीइंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को अगर हम देखना चाहें तो यहाँ देखो कि ए हो गया क्या, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि यहां से जो लाइट निकलता है चाहे M1 की तरफ जाए या M2 की तरफ जाए तो रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। अगर मैं M1 और M2 की जगह लेंसेज रख दूंगा या कोई दूसरा मीडियम रख लूंगा, ये म्यू1 रखूंगा इसको बीच में और इधर म्यू2 इधर म्यू3 कर दूंगा, तो वहां पे भी इमेज फॉर्मेशन होगा। मगर रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्रैक्टेड हो, उस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने से पहले जो रेज को हम ट्रेस करके जहां पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे? ऑब्जेक्ट पे ही पहुंचेंगे। ठीक है, बिफोर द रिफ्लेक्शन हैपेंस इन दिस केस वेदर ऑन M2 और M1 the rays come from where? From A. So this is where the the object is basically traced, है ना? The rays are basically traced from the object बिफोर बीइंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। तो ऑप्टिकल पैटर्न क्यों बोला, इस चीज को ये समझो। ऑप्टिकल पैटर्न कहने का मतलब ये है कि ये देखिए कि मान के चलिए एक मिरर है। ठीक है, मैं बार बार मिरर को ही एग्जांपल में ले रहा हूँ, लेंस को इसीलिए ले रहा हूँ कि लेंस का केस थोड़ा सा अलग है। मतलब है तो बहुत सिमिलर, बट लेंस के केस में थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट को इधर उधर करना पड़ेगा, मगर है डेफिनेशन दोनों। अगर मैं ऐसे एक ऑब्जेक्ट इधर लिया, ठीक है, और ये प्लेन मिरर है। ठीक है, मैं एक साइड को ये करता हूँ, ये वर्चुअल साइड है, जिधर जिस साइड पे मैंने ऐसे लाइंस खींचे उसको रफ किया, द साइड दैट इज बेसिकली रफ्ड आउट, दैट इज द वर्चुअल साइड, और जो स्मूथ साइड है दैट इज द रियल साइड बेसिकली, है ना? तो इसमें जो इमेज आएगा वो ऐसा ही कुछ आएगा। इसी पैटर्न को जैसे 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 मिरर के जो पास है, ईच एंड एवरी पॉइंट, each point on the object would basically create an image। तो जैसे ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं सब मिलके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैसे हर ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो सारे इमेजेस मिलके मेन इमेज बनाएंगे, है ना? ये हो गया ऑब्जेक्ट आपका और ये हो गया इमेज। ठीक है, ऑप्टिकल पैटर्न में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये बाहर जैसा दिख रहा है ना, जो सो दिख रहा है उसी का ही इमेज बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो आप जैसे दिखते हैं ना उसी का इमेज बनता है। ऑप्टिकल पैटर्न जो है आपका उसी का इमेज क्रिएट होता है। ठीक है, आपके अंदर क्या है? बोन्स हैं, ब्लड है, फैट है, बहुत सारे, उनका इमेज थोड़ा ना बनता है। क्यों? दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दी ऑप्टिकल पैटर्न। ऑप्टिकल पैटर्न क्या है? जो आप बाहर जो लाइट पे, लाइट आके जो आपका पैटर्न क्रिएट करता है आपके बॉडी पे बाउंस आउट होके जो पैटर्न क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल पैटर्न। सो ऑप्टिकल पैटर्न का ही इमेज बनेगा। ये नहीं कि आप अगर, वही बात है ना, आप अगर वो जो है मिरर के सामने खड़े हैं, तो आपके अंदर जो मैंने बताया था ना, आपके आपका मास है, वो मास कहाँ से आता है? द मास इन द सेंस MASS, वो कहाँ से आता है? आपका जो ब्लड है, बोन्स है, अंदर सेल्स है, फैट है, वट एवर यू हैव, ऑल दी ऑर्गन्स एंड ऑल, तो उनका आपके इमेज में वो सब कुछ नहीं है, वो वर्चुअल है, वो सिर्फ ऑप्टिकल पैटर्न है आपका। दैट इज नॉट द रियल सेल्फ, है ना? तो इसीलिए हम ऑप्टिकल पैटर्न की बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। तो मैं अब इमेज के डेफिनेशन पे चलता हूं। ठीक है, इमेज, तो इमेज क्या है? एन इमेज इज द रिप्रोडक्शन, है ना? ऑब्जेक्ट तो ओरिजिनल हो गया, वहीं से फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट वी ट्रेस द लाइट रेज till they are reflected or refracted, but the image is the reproduction of the optical pattern of its object। ठीक है, हर इमेज के लिए एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। मैंने ऊपर लिखा है कि रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो एन इमेज इज द रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑप्टिकल पैटर्न ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट
आफ्टर सर कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दे सकते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बता ना, ऊपर दिखा है यहाँ पे, ये देखो ना, ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है अपना ए डैश जो है, ठीक है, ये आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया से समझ में वो तब तो सर आएगा जब मिरर हम के अंदर, समझा नहीं। सर वर्चुअल सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो मिरर के अंदर बनता है। हाँ यहाँ ना, ये देखो ना, M2 जो है आपका, ये जो M2 है, ठीक है, ये आ गया M2, ठीक है। अब सर M2 के लिए कितने ऑब्जेक्ट हैं? ए तो है ही, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपने रखा वो तो है ही, मगर ए डैश भी तो ऑब्जेक्ट है ना उसके लिए। यस सर, ए यस सर डैश क्या समझ है? गए। ए डैश भी तो एक ऑब्जेक्ट है M2 के लिए। हालांकि ए डैश इन इटसेल्फ इज अ वर्चुअल इमेज ऑफ व्हाट, ऑफ ए, इन वेयर, इन M1, मगर फॉर्मेशन होने के बाद ये खुद ही अपने एक अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, ठीक है। तो अब नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इफ यू टॉक अबाउट प्लेन मिरर्स। स्फेरिकल मिरर के केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी और अच्छे से समझ में आएगा, जैसे जैसे हम लेंस में जाएंगे ना, तो लेंस में और बढ़िया अच्छे तरह से आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ में आएगा। इसलिए जहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको साइन कन्वेंशन में ये सिर्फ और सिर्फ क्या मैटर करेगा कि रियल कौन सा है, वर्चुअल कौन सा है, ठीक है। जो रियल है उसको आपको सीधा सीधा पॉजिटिव करना है, जो वर्चुअल है उसको सीधा सीधा नेगेटिव करना है, बस दैट इज ऑल, है ना। इतना सिंपल साइन कन्वेंशन हम पढ़ेंगे आगे। तो अब हम इमेज पे जा रहे थे, डेफिनेशन क्या था हमारा? An image is the reproduction of the optical pattern of its object after reflection or refraction, after reflection or refraction, with almost identical shape, but with possibly varying size and ओरिएंटेशन। ये आपका इमेज का डेफिनेशन में थोड़ा लंबा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें, और जो है इसको मैं मूव कैसे कर सकता हूँ। हाँ, ये हो गया आपका इमेज, ठीक है। अब इमेज में क्या होता है? रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑप्टिकल पैटर्न। अब देखो प्लेन मिरर में तो आपका शेप, देखो हमेशा क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट का जो है शेप आइडेंटिकल रहेगा। मतलब अगर सर्कल का इमेज निकाल लो तो इमेज उसका सर्कल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है ना, जो इमेज बनेगा। मगर जो आपका साइज और ओरिएंटेशन है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। अगर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसका आप इमेज निकाल लो तो वो इमेज भी सर्कुलर ही रहेगा। अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का निकाल लो तो स्फेरिकल रहेगा। शेप मतलब वही बात है ना, आपको कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप में से किसी को देखा हूं, ठीक है, आप खुद ही देखो ना। आपका अगर मान के चलो आप लोग रात को सो रहे हो, ठीक है, सोते टाइम मान के चलो मैं कोई भगवान हूं, मतलब कोई देवता हूं, है ना, मैं आया, मैं रूप का देवता हूं, ठीक है। और मान के चलो आप रात को ये सोते 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 ये सोचे कि हे भगवान, हे रूप के देवता, आप ना क्या करो, मेरे को सुंदर बना दो, ठीक है। ये सोच के आप सो गए, ठीक है। मगर क्या है, आपको नहीं पता कि वाकई में मैं रात को आया था और आपको आशीर्वाद देके चला गया। आप दिखते कुछ मतलब, ठीक है, कोई भी इंसान बदसूरत नहीं होता, वो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका आपको पता है कि आप कैसे दिखते हो, क्योंकि आईने में आपने बहुत बार अपना चेहरा देखा है। तो आप सो गए, रात को आया, मैंने आपका लुक्स बदल के, मतलब शेप जो है, किसी का राउंड फेस है, आपका राउंड फेस है, तो मैं उसको थोड़ा सा लॉन्ग फेस बना दिया, या फिर किसी को स्क्वायर फेस बना दिया। ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस करके आपके फेस के साथ मैं निकल गया। आप सुबह उठे, गए मुंह धोने के लिए, आईने के सामने खड़े हुए, तो तुरंत क्या है, नहीं पहचान पाओगे अपना, है ना। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में जो आपका चेहरे का इमेज बना हुआ है वो कुछ और है। अभी जो आप देख रहे हो वो किसी और चीज का इमेज है, ठीक है। तो बेसिकली शेप बदल जाता है, तो बेसिकली इमेज वो उसको हम नहीं कहते, ठीक है। तो और क्या होता है कि रिफ्लेक्शन, और जो भी होता है रिफ्लेक्शन, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, उसमें कहीं ना कहीं शेप में भी थोड़ा बहुत एबेरेशंस आते हैं, क्योंकि कोई भी मिरर जो है क्या होता है, वो परफेक्ट नहीं होता। कोई भी मिरर परफेक्ट नहीं होता, तो जितना इम्परफेक्शन उसमें रहेगा उतना सा थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है। इसीलिए मैंने बोला कि विथ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल शेप, बट
साइज और ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। बेसिकली साइज और ओरिएंटेशन आपका प्लेन मिरर में तो नहीं बदलता, बट आपका स्फेरिकल मिरर में बदलता है। जैसे चम्मच का एक्टिविटी मैंने बोला था, आपको याद होगा। जैसे आप स्पून जो है अपना, उसका कॉनकेव कॉनकेव साइड में अपने आप को देखते हो तो आपको वो अपना शक्ल उल्टा दिखता है। जैसे उसका डिस्टेंस वैरी करते हो तो आपका शक्ल थोड़ा सा बड़ा होता है, छोटा होता है। अगर उसको आप बहुत ही नजदीक ले आओगे ना कॉनकेव शेप को, अपने जो स्पून है उसका कॉनकेव जो फेस है उसको अपने मुंह के बिल्कुल पास ले आओगे ना, तो आपका जो चेहरा है वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, इट विल बिकम अपराइट। पहले उल्टा दिख रहा था, अब सीधा हो जाएगा अचानक और छोटा दिखने लगेगा। ठीक है, तो उसके पीछे का क्या कारण है वो भी आपको देखना है। उसी बेसिकली वही उसमें आपको साफ समझ में आ रहा है कि आपका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में। और साइज भी बदल रहा है। जैसे जैसे आप आगे पीछे करोगे स्फेरिकल मिरर, यानी कि अपना चम्मच ही ले लो आप, उसका चाहे कॉन्वेक्स साइड ले लो या कॉनकेव साइड ले लो, जैसे आगे पीछे करोगे तो साइज भी ऊपर नीचे होता रहेगा। ओरिएंटेशन तो एक जगह पे आके बदल जाता है। कॉनकेव साइड है तो ओरिएंटेशन बदलेगा, कॉन्वेक्स साइड में ओरिएंटेशन बिल्कुल नहीं बदलेगा। उसके पीछे कारण क्या है ये भी हम बात करेंगे। तो अब ये आपको आ गया समझ में कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है, उसके डेफिनेशंस मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था हम लोगों सर का? हाँ, सर वहाँ पे आप रिफ्रैक्शन भी लिखे हैं, तो सर वो समझ नहीं है उससे कैसे मतलब इमेज बनेगा। किससे बनेगा, किसका, क्या चीज से? सर वहाँ रिफ्रैक्शन। पे रिफ्रैक्शन भी। हाँ, रिफ्रैक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे ना। अब देखो, मैं तुम्हें, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें क्विक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, ये देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, क्विक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका पूरा मैथ में अगले सेशन में बात करूंगा। अब देखो, मान के चलो ये है एक इंटरफेस है। ठीक है, देयर इज एन इंटरफेस। ये हो गया म्यू 1 और ये हो गया म्यू 2। मान के चलो म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2। नहीं, हम उल्टा केस लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। म्यू 2 इज लेस देन म्यू 1। इसका मतलब ये इस साइड का मान के चलो तुम एयर, और इस साइड में क्या है, ग्लास है। ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, ग्लास है। तो मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया ए, या फिर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे कर देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखता हूँ। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, अब देखो इस ऑब्जेक्ट से मान के चलो एक रे इधर गया। ठीक है, एक रे इधर गया। ठीक है, अब ये उसको इससे ऐसे जाना चाहिए था अपने लाइन में, मगर नॉर्मल के साथ जो है उसका एक एंगल है आई इंसिडेंट। अब अब नॉर्मल, ये लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है। अब उसको चाहिए, जाना चाहिए था इस लाइन में, मगर क्योंकि म्यू 2 कम है, लाइटर मीडियम है, तो ये एंगल जो रिफ्रैक्शन होगा वो बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और यहां से भी वही केस है। यहां से अगर जो रेज इधर आ रहा है वो भी इस लाइन में जाना चाहिए, मगर वो इस लाइन से नहीं जाएगा, वो ऐसे जाएगा, खुल के जाएगा थोड़ा सा, है ना। ये नॉर्मल लाइन है। तो बेसिकली अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन करूं तो ये किधर आके, अब देखो इन दोनों लाइन आके यहीं कहीं इमेज बना देंगे ना, इधर छोटा एक इमेज क्रिएट कर देंगे। अब देखो सीधी सी बात है, फिर से इस चीज को सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। इसको ऐसे समझो कि अब ये है, ये आपका सरफेस है, ये साइड, इसको मैं बोला ए और बी। ठीक है, और अगर मैं इस लाइन में जाता और यहाँ पे आप हैं, आप देख रहे हैं चीज को। ठीक है, तो आप सीधी सी बात है, ये दोनों रेज जो आ रहे हैं ना आपके पास, उसको आपका दिमाग जो है ये ट्रेस आउट कर लेगा कि ये ऐसे आ रहा है, ये बी से आ रहा है। मगर ये या इस सरफेस पे, ठीक है, क्योंकि ये लाइटर मीडियम है, इधर ग्लास है, ठीक है, और इधर एयर है, तो सीधी सी बात, ये जो लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ पे नहीं जाएगा, खुल जाएगा, थोड़ा इधर चला जाएगा, और ये भी और खुल जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम वापस रिट्रेस करेंगे तो एक छोटा सा इमेज और बनाएगा ना, ये बन जाएगा ए डैश और ये बन जाएगा बी डैश। रे ट्रेसिंग करते टाइम मैं बताऊंगा आपको कि रे ट्रेसिंग करके हमको पता कैसे चलेगा कहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, दिख रहा है ना साफ साफ कि अब वही बात है ना, अब जो एक्चुअली में जो रेज आपके आंखों में आके गिरेंगे वो ये दोनों रेज होंगे। ठीक है, तो इनको रिट्रेस करोगे तो छोटा इमेज बना रहे हैं ना ये लोग। ठीक है ना, अब समझ में आ रहा है कि इमेज कैसे क्रिएट हो रहा है ए डैश और बी डैश में। अब देखो ए बी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, वहां से सीधा रेज आते तो आपको आपकी आंखों को दिखता कि नहीं, हाँ ठीक है, और भी जो है यहाँ से इमेज आ रहे हैं। मगर ये जब जैसे ये इंटरफेस को क्रॉस करेंगे ना, क्योंकि ये लाइटर मीडियम है, तो वेव्स जो है खुल जाएंगे नॉर्मल से, जो अपने ओरिजिनल पाथ से
और ज्यादा एंगल करने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो दोनों, अब देखो ऐसा फिर से बता रहा हूँ, ये जो दो रेज है ये यहाँ ट्रेस कर रहे हैं, मगर यहाँ पे ये अगर इधर चला जाएगा और ये इधर ट्रेस हो गया, इनको रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं और एक छोटा इमेज बनाएंगे ना। इसीलिए आपको दिखता होगा कि जब ग्लास में जब आप कुछ रखते हैं, ऐसे ऐसा अगर मान के चलो कोई स्टिक है आपके ग्लास में, ठीक है, या फिर मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ आप, इसीलिए तो ये सब बेंडिंग होता है। कांच का ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, ऐसा आपका पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे एक स्ट्रॉ आपने डाल दिया, ठीक है, एक स्ट्रॉ है जो आपने इधर डाल दिया, ठीक है, और उसमें पानी भर देंगे ना, पानी भर देंगे ना जब उसमें, तो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, जो आपका नॉर्मल है, ये पानी भर देंगे तो ये स्ट्रॉ ऐसे हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है ये गायब हो जाएगा। जैसे आप पानी भरेंगे तो यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी। ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिखता है ना, पानी वाले ग्लास में स्ट्रॉ डाल के देखो या चम्मच डाल के देखो, ऐसा लगता है टूट गया है बीच में। क्यों दिखता है ऐसा? वो इसीलिए दिखता है कि जहां से एक्चुअली इमेज आना चाहिए आपके पास, ठीक है, वो वहां से नहीं आके बेंड हो जाता है। तो आप, आपका ब्रेन क्या इंटरप्रेट करता है, नए जो रेज आपके पास आ रहे हैं उनको रिप्रोड्यूस, पीछे प्रोड्यूस करता है, वो प्रोजेक्ट करता है, तो वहां जो इमेज आता है उसको वो एज दी एक्चुअल इमेज कंसिडर करता है, जबकि रेज वहां से आ नहीं रहे होते, रे कहीं यहां से आ रहे होते हैं। तो वो रेज जो है ऐसे आते हैं और इधर घूम जाते हैं, वो सीधा नहीं जाते। अगर सीधा जाते आपके पास तो आपको दिख जाता कि आप जो है कहाँ किसी चीज किसका इमेज देख रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। रेज इधर चले जाते हैं, यहाँ यहाँ आया और उधर मुड़ गया, इसी इंटरफेस पे इधर आया और इधर मुड़ गया। इसीलिए क्या होता है, सीधी सी बात है, उधर अगर रेज मुड़ जाएंगे तो इमेज के ऊपर भी उसका इफेक्ट रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। स्वाति, अभी फिलहाल तो समझ में आ गया, जब हम रिफ्रेक्शन में इमेज डिस्कस करेंगे मैथ के साथ तब और अच्छे से समझ में आएगा। क्यों, क्लियर है स्वाति? आई नीड योर फीडबैक नाउ। और समझाना है तो कोई क्वेश्चन है और बताओ। नहीं, कभी नहीं। हाँ ठीक है, मतलब अभी फिलहाल तो समझ में आ गया ना, सेंस तो मिल गया ना, क्योंकि इसका मैथ्स जब तक नहीं यस समझोगे तब सर। तक तो पूरा क्लियर नहीं होगा। तो मैथ्स पे मैं आऊंगा, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं किस पे, हमने ये डिफाइन कर दिया ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब हम मिरर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो मिरर होता है, क्या लगता है मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है? आपके घर में जो मिरर है ना, कौन बताएगा मेरे को? स्वाति तुम बताओ। ये आपके घर में मिरर होता है ना, आपके घर पे टंगा होता है दीवार पे, स्पेशली मैं स्वाति से इसीलिए पूछ रहा हूँ। अब लड़की जो भी है और हमारे पास आशी है, लड़की लोग तो विदाउट मिरर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। क्यों? तो अब लड़के लोगों के लिए शायद इतना प्रॉब्लम नहीं है, अब मुझे नहीं पता आज के जमाने में लड़के कैसे हैं, बट अगेन, तो मिरर जो होता है आपके घर में, यहाँ पे आप जो है यू आर हियर, ठीक है, यू आर हियर, ये मिरर है, ठीक है। तो स्वाति तुम बताओ, सब मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? उसका फ्रेम है, कांच है, या उसके पीछे जो लकड़ी या जो, नहीं समझ में आ रहा है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एल्युमिनियम का सिल्वर बिल्कुल, सिल्वर। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ये मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही वही है जो बिल्कुल दिखता ही नहीं है ना। मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है जो नहीं दिखता है। और वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि लाइट रेज जब आते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट कर देता है वो, इसीलिए वो हमको दिखता नहीं है, ठीक है। यू नेवर सी द सिल्वर ऑफ द मिरर, एंड सिल्वर और एल्यूमिनियम, दीज आर दी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। कैसा होता है? और कांच शीशा नहीं होता है, शीशे से रिफ्लेक्शन अगर होता तो शीशा तो ऐसे ही मिल जाता, ग्लास तो बहुत सस्ता है, मिल जाता आराम से। आपके घर में कोई बॉटल है, उसको तोड़ के देखो, उसका एक पीस उठाओ ग्लास का, उससे रिफ्लेक्शन होता है क्या? नहीं होता है। रिफ्लेक्शन होता है मेटल, जैसे कि आपका हो गया सिल्वर, उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बहुत हाई है। और आपका हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। वो कैसे बनता है? एक ग्लास लिया जाता है, एक पर्टिकुलर ग्लास, और ग्लास क्यों लगाया जाता है, उसके पीछे भी रीजन है कि प्रोटेक्ट करता है। उस ग्लास के पीछे जो है बहुत ही पतला और यूनिफॉर्म लेयर का एल्यूमिनियम
Al या फिर सिल्वर Ag, इसका एक लेयर लगाया जाता है और उसके पीछे एक मेटल ऑक्साइड का कोटिंग, लाल कलर का एक मेटल ऑक्साइड का कोटिंग लगाया जाता है ताकि पीछे से सिल्वर को प्रोटेक्ट करे, आगे से वही बात है, जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड होता है एक लाल कलर का, यूजुअली ऑरेंज या रेड कलर का, वो पीछे लगाया जाता है ताकि सिल्वर को या एल्यूमिनियम का जो कोटिंग है, जो एक्चुअली में रिफ्लेक्शन करता है, जो मिरर का काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करे पीछे से। उसको आगे हम क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये होता है ओपेक। अगर आगे भी ओपेक लगा देंगे तो लाइट रेस जाएगा ही कहाँ, ठीक है, अंदर ही नहीं घुस सकता तो रिफ्लेक्ट ही कहाँ करेगा, इसलिए हम बाहर ग्लास लगाते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है, उसको लगाते हैं तब जाके मिरर बनता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मिरर का, वो है रिफ्लेक्टिव कोटिंग, मेटालिक रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो हमको दिखता ही नहीं है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे हमको ये समझना चाहिए कि स्मूथ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में फर्क क्या है। अब आप देखो, आप क्या देखोगे, अब कोई पॉलिश्ड टेबल, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई टेबल पे सनमाइका, है ना, सनमाइका लगा रहता है, या बिल्कुल पॉलिश्ड जो रहता है आपका सरफेस, या फिर अपने दीवार जो फाइनली पेंटेड दीवार होता है ना, डिस्टेम्पर बहुत महंगा कोटिंग लगाया जाता है। होता क्या है ना कि एक मिरर का सरफेस, चाहे वो सिल्वर कोटिंग हो या एल्यूमिनियम कोटिंग, ये हो गया मिरर, ये हो गया what do you call non reflecting surface, ये मिरर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चाहे कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो मिरर का काम कर सकता है, और ये हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग। इसमें क्या होता है ना, जब आप डीप डाउन देखोगे ना माइक्रोस्कोप लगा के, तो इसमें ऐसे ऐसे जो है इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है, ये एक्चुअली रफनेस होता है, इसमें रफनेस होता है इसके सरफेस में। बाहर से आपको लगेगा बहुत स्मूथ, जैसे मेरे टेबल का जो है सरफेस मेरे को बाहर से देखने में बहुत ही स्मूथ लगता है, ठीक है, बट भाई लाइट रेज का तो थिकनेस जो है वो तो बिल्कुल पूरा स्ट्रेट लाइन के रहा, बहुत बहुत पतला होता है ना, लाइट रेज का जो लाइन है लाइट रेज का, वो बहुत छोटा होता है। बेसिकली देखा जाए तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने बताया था, ई फील्ड और बी फील्ड, ये जो परपेंडिकुलरली जो चलते हैं आगे, है ना, तो इन इनका एम्पलीट्यूड जो होता है उतना ही एक रे का थिकनेस होता है। बेसिकली ये क्या होता है, मेरे ख्याल से ये दिस एम्पलीट्यूड इज, या फिर इनका जो वेरिएशन, जो डिस्टेंस होता है, जितना डिस्टेंस वो ऊपर नीचे होता है, इनका वो बेसिकली एम्पलीट्यूड बोला जाए तो इट्स इन माइक्रोमीटर्स और नैनोमीटर्स, ठीक है। तो उसको उसके लिए ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। आप अगर हाथ रखोगे, आपका हाथ बहुत बड़ा है तो आपको फील ही नहीं होगा, मगर लाइट के लिए तो ये छोटा छोटा जो उसके अंदर जो है क्रेस्ट्स और ट्रफ्स है, वो मैटर करते हैं। तो होता क्या है ना, लाइट इधर अगर मान के चलो एक सोर्स है, ठीक है, एक सर्कुलर प्लेट है, उसी का हम इमेज करेंगे, तो यहां से लाइट आएगा, यहां टकराएगा, तो इधर चला जाएगा, वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी फॉलो कर रहा है, मगर जहां से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, उसका नेचर अलग है। तो और यहां से इधर आएगा इस पॉइंट पे, तो इधर बाउंस कर जाएगा, ठीक है, यहां से इधर आया, वो इधर चला गया, और यहां से फिर इधर गया, तो इधर चला गया, ठीक है। तो अब कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट का तो पैटर्न है, मगर ये ऑब्जेक्ट जब रिफ्लेक्ट होता है ना, यहाँ से जब रेज निकलते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, है ना। द ऑब्जेक्ट इज बेसिकली क्या है, द ऑब्जेक्ट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स अपीयरिंग ऑन इट्स ऑप्टिकल सरफेस। तो वो जो सरफेस के जो पॉइंट्स है, रेज आ रहे हैं, तो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद कोई रे किधर जा रहा है, उनके बीच कोई पैटर्न नहीं होता है ना। there is no, they don't basically, after the reflection happens, the optical pattern is not reproduced. So non reflecting surface क्या होता है, that does not reproduce the optical pattern of its object. क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे रफनेस है, और जहां मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बेसिकली देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। या कोई इसके ऊपर हर एक पॉइंट को ले लो, कोई पॉइंट का जो है नेचर कहीं और है,
कोई आगे है, कोई पीछे, कोई गड्ढे में, कोई इधर टेढ़ा हुआ है, कोई लेफ्ट में, कोई ऊपर है, कोई नीचे, कोई राइट में। तो बेसिकली उस उनसे टकराने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तब भी फॉलो होता है, बट द थीटा, let us call the angle of incident as theta. So angle of reflection for every ray is also theta, but then for ray 1 multiple rays आ रहे, ठीक है। for ray 1 if this is theta 1, रिफ्लेक्शन थीटा 1 हो गया, रे 2 के लिए वो थीटा 2 हो जाएगा, रे 3 के लिए थीटा 3 हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं होता है, बेसिकली स्प्लैश हो जाता है। जैसे आप आप अगर, वही बात है, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। मैं बोलूंगा भैया पानी पास कर दो थोड़ा सा, गिव मी सम वाटर। आपके हाथ में क्या बॉटल है, मान के चलो एक मग में आपके पास पानी है, मैं बोलूंगा भाई मेरे को थोड़ा पानी दे दो, कि तुम क्या करोगे, मग को थोड़ा फेंकोगे मेरे ऊपर, है ना। मान के चलो इसमें गर्म चाय, ठीक है, मैं बोलूंगा भाई चाय दे दो, तुम फेंक दोगे, बोले चाय दे दिया मैंने, क्योंकि कप में चाय है, चाय मैंने आपको दे दिया, वो चाय इधर गया उधर गया उधर गया, मैं पी पाऊंगा उस चाय को, नहीं पी पाऊंगा। बट अगर यही चीज को अगर आप जो है क्या करेंगे, बेसिकली एक या तो वो कप में पूरा ऑर्गेनाइज्ड उसी शेप में कंट्रोल करके आप मेरे को दे सकते हैं, या एक पाइप दे सकते हैं, वो जिस पाइप में वो गाइड होके लिक्विड मेरे पास आ सकता है। इसीलिए आप स्ट्रॉ स्ट्रॉ से पीते हैं, जो है आप स्ट्रॉ से जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो इसीलिए पीते हैं बेसिकली, एक प्रॉपर वे में आपके पास जो है वो पैटर्न जो है वो ट्रांसलेट होके इधर पहुंच पाए, ठीक है। तो वही चीज है कि ऑब्जेक्ट का तो पैटर्न ये है, मगर उसके बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद जो है, तो इनको सब रिप्रोड्यूस करूंगा तो कहीं प्रॉपरली इंटरसेक्ट कर भी नहीं रहा है। अगर जो भी इंटरसेक्ट करते हैं, अगर इनको वापस बैकवर्ड्स लेके जाऊं, तो जहां जहां भी इंप्रोड्यूस होता है तो वो वैसे के लिए ऐसा एक इमेज बनेगा, ठीक है। ये क्या है, उसका इमेज तो है ही नहीं, है ना। तो बेसिकली वट एवर इट प्रोड्यूसेस, एक तो तुम्हारे आंखों में वापस आएंगे नहीं, आएंगे तो तब देखोगे रिफ्लेक्शन के बाद वो जो रेज हो, रिफ्लेक्टेड रेज, दे नीड टू कम टू योर आईज, बट वो दे डोंट कम टू योर आईज, दे गो समवेयर एल्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रफनेस दैट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द इंसिडेंट रेज अवे फ्रॉम योर आईज। So that is why you don't see the image. That means it is a non-reflecting surface. मिरर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसीलिए है क्योंकि दैट इज यूनिफॉर्मिटी, इसमें कोई रफनेस नहीं है। तो ऑब्जेक्ट रखा तो एक तो स्ट्रेट लाइन में देख लो आप, ठीक है, और ये गया इधर, ये गया इधर, तो यहाँ आप हैं, ठीक है, क्योंकि ये वर्चुअल साइड है, ठीक है। तो यहाँ आप हैं, ठीक है, देख रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, ये इधर से आ रहा है, बैकवर्ड्स प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट हो गया। तो ये अगर ऑब्जेक्ट ए है, यहां बन जाएगा उसका इमेज ए डैश। आप समझ में आया आपको कि क्यों होता है मिरर? क्योंकि अगर मैंने आप बोलोगे सर आपने ये ले लिया रे 1 और इसको मैंने आपने रे 2 दे दिया, हाँ सबसे पहला रे 0, रे 0 हमेशा हमेशा ये देखना है कि एक लाइन तो बिल्कुल सीधा अलोंग द नॉर्मल आएगा, ठीक है, चाहे स्पेरिकल मिरर हो, चाहे पैराबोलिक मिरर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आएगा टकराएगा उसी लाइन में वापस जाएगा। क्यों? उसके पीछे कारण समझाया था, क्योंकि इफ दी रे लाइट रे ट्रेवल्स along the normal, then it has an angle of incidence I which is 0, ठीक है। और मिरर का जो मैंने बताया था कि mu1 sin I is mu2 sin R, ये फॉर्मूला है, ये मिरर के लिए भी है और रिफ्रैक्शन के लिए भी है। mu1 sin I is mu2 sin R। और यहाँ पे क्या, रिफ्लेक्शन से पहले और रिफ्लेक्शन के बाद दोनों केस में म्यू ही है, इसका मतलब mu1 और mu2 दोनों बराबर है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या बनता है, sin I is sin R, दैट मींस I is R। तो अगर I 0 हो गया, दैट मींस R is also 0। इसका मतलब अगर along the normal आएगा रे, टकरा के उसी नॉर्मल के अलोंग ही वापस जाएगा, तो दैट इज यू कॉल रे 0। तो एक रे मैंने R1 ले लिया, एक 2 ले लिया R2। आप बोलोगे सर ये, अब अगर मान के चलो ये जो रे गया यहाँ पे नॉर्मल फिर आ गया, ये एंगल मान के चलो थीटा 1 है, तो रिफ्लेक्शन का जो एंगल होगा वो भी थीटा 1 ही होगा। और अगर इस केस में ये एंगल हो गया थीटा 2, तो ये एंगल भी थीटा 2 होगा। तो देख लेना, ये भी जाके यही मीट करेगा और ये भी जाके यही मीट करेगा, ठीक है, दोनों एक ही जगह मीट करेगा। इसको आप प्रूव करना चाहो तो लेट अस सी हाउ द इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसको हम इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, कोई डाउट अभी तक?
नो सर। ओके, तो अभी इसको आप लिख लो, ये मान के चलो हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। प्लेन मिरर जो है इसको हम बोलते हैं। अब मैं इधर दिखाना चाहूँ रफ, मगर करूंगा तो फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मान के चलो ये हो गया इसका वर्चुअल साइड, और ये हो गया रियल साइड, और इधर आ गया आपका। अच्छा, आप लोग मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बेसिकली डिडक्शन वगैरह पढ़ लिए होंगे, है ना? कंस्ट्रक्शन, डिडक्शन की सिमिलर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये सब तो आपने पढ़ ही लिया होगा करके मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो यस सर पढ़े। नाइन्थ में आता है ना? डिडक्शन सर नहीं पढ़े। सर डिडक्शन तो नहीं पढ़े। अरे सर डिडक्शन, डिडक्टिव रीजनिंग का। हाँ मतलब डिडक्शन में है ही क्या? और फिर एक अगर ये दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम होगा करके आप आपको प्रूव करना यस सर है ना? यस सर यस सर पढ़े। हाँ ये तो सब पढ़े। हाँ, तो मैं बेसिकली स्केल को एक बना देता हूँ। यहाँ ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चीज जो है। हाँ, अब मैं इसको 0 डिग्री कर दूंगा। और बेसिकली आपको ये दिखाना है कि ये सारे ऑब्जेक्ट एक ही जगह मीट ही करेंगे। इसी में हम थोड़ा सा डिडक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और ये और थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं क्या? ठीक है, ये काफी है। तो एक लाइन ही हो गया, इसको आप एक्सिस ही बोलना। ठीक है, इसी लाइन जो है ना, जो नॉर्मल है, उसको नॉर्मल लाइन, तो वो तो है ही नॉर्मल लाइन, बट लेट अस कॉल दैट एक्सिस, क्योंकि अगर आप उसी हिसाब से समझेंगे ना तो आपको लेंस में भी मजा आएगा। तो पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, जिसका एक हाइट होता है, एक विड्थ होता है ना? तो ये होता है मल्टीपल पॉइंट्स, या डेप्थ, विड्थ और डेप्थ होता है बेसिकली। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सॉरी, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। एक पॉइंट का कोई डायमेंशन बेसिकली है ही नहीं। मगर एक लिनियर ऑब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन बेसिकली आपका लिनियर ऑब्जेक्ट का ही आएगा। फॉर एग्जांपल एक लाइन हो गया ऐसे, एक ऐसे दिया है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट आपका, ये हो ए बी। इसमें क्या है? 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इसका सिर्फ और सिर्फ हाइट है। ठीक है, कभी कभार ये हो सकता है एक सरफेस दे दिया, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया उसको, तो इसका कोई क्या हो गया? एक तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया। कभी कभार ऑब्जेक्ट आपको ऐसे भी दे सकता है कि एक क्यूबॉइड हो गया, एक रेक्टेंगल, अरे पैरेललोपाइपेड हो गया। ठीक है, तो उस केस में लेंथ, ब्रेड्थ और विड्थ तीनों चीज हो गए, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इमेज ऑब्जेक्ट्स भी दे सकते हैं। तो वही बात है ना कि हर चीज का एक मैग्निफिकेशन करके एक चीज आता है, वो हम पढ़ेंगे। तो उस ये डिपेंड करता है कि जो बी है वो रिफ्लेक्शन के बाद बी रहेगा, ये जरूरी नहीं है। विड्थ भी चेंज हो सकता है, लेंथ भी चेंज हो सकता है। तो हम इसको इन तीनों को जो है मिटा देंगे, जो हमने बनाया, थोड़ा सा क्लीन और क्लियर रखेंगे चीजों को। ये बहुत जरूरी चीज है, इसको आप ढंग से समझो, बहुत ही ढंग से समझो। हो सकता है तो नोट भी कर लो। ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। अब ए से, अब सीधी सी बात है, ए से क्या हो रहा है? एक, अब सीधी सी बात है, ये वर्चुअल साइड है, तो आंखों को मैं किधर लिखूंगा? रियल साइड में रखूंगा या वर्चुअल साइड में रखूंगा? आप है, मतलब मैं आंखों को किधर दिखाऊंगा? ऑब्जर्वर्स आईज। ओके, ऑब्जर्वर आईज। तो बेसिकली वर्चुअल इमेज क्या होता है बच्चों? वर्चुअल इमेज वही होता है ना कि वर्चुअल इमेज सॉरी, वर्चुअल इमेज के लिए यू नीड टू हैव एन ऑब्जर्वर, देखने वाला कोई चाहिए, जो एक्चुअली में तो रेज है ही नहीं इस साइड, है ना? वो ओनली द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्रिएट एन इम्प्रेशन। ठीक है, वो इंप्रेशन किस पे क्रिएट कर रहे हैं? किसी कोई ऑब्जर्वर के ऊपर वो इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। तो वर्चुअल इमेज एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वो एक सिर्फ एक इंप्रेशन है, वर्चुअल इंप्रेशन है। तो वर्चुअल इमेज के लिए यू एक्चुअली नीड एन ऑब्जर्वर। विदाउट एन ऑब्जर्वर, चाहे वो आंख हो, कैमरा हो, कुछ भी हो, without an observer there is no meaning of virtual image, but real image exists whether or not there is an observer. तो हर केस में ऑब्जर्वर को हम कैसे दिखा रहे हैं? हम आजकल आंखों से। ठीक है,
ये हो गया आपका ऑब्जर्वर साइड, ठीक है। अब ए से ये नॉर्मल है, ठीक है, ये एंगल है 90 डिग्री। अब ए से जो इंसिडेंट रे आएगा वो यहाँ रिफ्लेक्ट होके वापस ही जाएगा इधर, ठीक है, उसी लाइन में जाएगा, बताया था साइन आई इज साइन आर, आई इक्वल्स टू आर, एंड इन दिस केस अलोंग द नॉर्मल आई एंड आर आर बोथ जीरो। तो एक हो गया। अब हम दो केसेस लेंगे, एक तो इधर लेंगे और यहाँ एक छोटा सा एंगल लेंगे। ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा और एंगल को ठीक है। तो ये हो गया, मान के चलो थीटा वन, इसको मैं थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू। बस आपको ये बताने के लिए कि क्यों, चाहे मैं कहीं पे भी रेज लूं, वो वर्चुअल साइड पे एक ही जगह पे आके टकराएंगे। और क्यों ऐसा होगा कि जितना डिस्टेंस पे मान के, हाँ ये याद रखना, जब हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, चाहे स्पेरिकल हो चाहे प्लेन मिरर हो, ठीक है, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड, दिस पर्टिकुलर लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे ना, दैट इज दी, व्हाट डू यू कॉल, दैट इज द नॉर्मल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्सिस। ये पॉइंट जो ओरिजिन जो है उसको हम बोलेंगे ओ, मगर इसका उसका नाम है पोल, ठीक है, वी विल कॉल इट पोल, ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं वैसे, दिस इज कॉल्ड पोल, ठीक है, चाहे मिरर कोई सा भी हो, ठीक है। और ये जो मिरर का है, या फिर मिरर इस केस में तो फिर नहीं, हम इसको एक्सिस नहीं बोलेंगे, सॉरी मैंने गलत बताया, एक्सिस यही है, नॉर्मल को ही हम एक्सिस बोलेंगे, ठीक है, हम नॉर्मल को ही एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। दिस इज दी, ओहो, दिस इज दी एक्सिस, नॉर्मल को ही एक्सिस बोलेंगे। ये तो हो गया मिरर, और ये हो गया आपका पोल। पोल मतलब ओ को तब आप वर्चुअल दिखाओ, वर्चुअल साइड पे इधर दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक पॉइंट है, इट एग्जिस्ट्स ऑन द कॉमन, दिस इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन दी वर्चुअल एंड दी रियल साइड्स, ओके। सो ये एक्सिस हो गया, ये हो गया पोल। अब ये हो गया ए, मान के चलो ए से ये जो रे आ रहा है ना, ये आ रहा है बी पे टकरा रहा है, ठीक है, बी पे टकरा रहा है, और ये जो नीचे आ रहा है ये किधर टकरा रहा है, सी पे टकरा रहा है। अब टकराने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल होगा पॉइंट बी पे, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा वन है तो ये एंगल भी थीटा वन ही होगा, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा वन है ये एंगल भी थीटा वन होगा, है ना, क्योंकि ये भी नॉर्मल नीचे भी नॉर्मल है। ये अगर इस नॉर्मल को मैं बोलूंगा, ये मान के चलो ये नॉर्मल n है, ये नॉर्मल हो गया n1, तो n और n1 दोनों पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के साथ। क्यों रहेंगे, क्योंकि दे बोथ आर नॉर्मल टू अ प्लेन मिरर। अगर यहाँ पे कर्व होता मिरर में तो n और n1 पैरेलल नहीं होते, जो कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड दी स्फेरिकल मिरर्स। तो यहाँ पे भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, इस नॉर्मल को मान के चलो हमने बोला n2, तो तीन नॉर्मल आ गए हमारे n, n1 और n2, ठीक है, बस दिखाने के लिए। और इधर ये देखो, ये जो रे है ना, यहाँ टकराने के बाद थीटा वन एंगल में ऊपर फिर निकलेगा, दिस एंगल विल बी थीटा वन अगेन, और ये एंगल जो है ये नीचे जो है ये एंगल थीटा टू है ना, तो ये भी एंगल थीटा टू होगा, सेम एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब यहां से रिफ्लेक्ट होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा टू ही होगा, ठीक है। अब दोनों देखो, ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका रे वन है, ये हो गया आपका रे टू। अब देखो रे वन जो है क्या है, वो ए बी, रे वन क्या है ए बी, ए बी रिफ्लेक्शन से पहले, रिफ्लेक्शन के बाद बन जाएगा बी से, इसको मैं बोल दूंगा बी से, लेट अस कॉल दैट एज, कोई भी नाम ले लेते हैं, बी एक्स, ठीक है, एक्स की तरफ, और सी से जा रहा है वाई की तरफ, ठीक है, वाई कहीं पे भी है, हमको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्शन दिखाना है। तो बेसिकली बी एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है आपका रे वन आफ्टर रिफ्लेक्शन, और सी वाई
जो लाइन है उसके डायरेक्शन में R2 जा रहा है आपका रिफ्लेक्शन। तो आपके आंखों के लिए जो इमेज फॉर्मेशन करेंगे आपको वो क्या है? ए तो हो गया ऑब्जेक्ट, वो तो आप डायरेक्टली देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा ए से डायरेक्टली रेज आपके आंखों में जा रहे हैं, तो आप ए को डायरेक्टली देख रहे हो एज एन ऑब्जेक्ट। मगर आप ये भी तो देख रहे हो ना कि क्या बोलते हैं, ये जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज जा रहे हैं वो भी आप ही के तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके आंखों में इंटरसेप्ट आप करोगे इनको, ठीक है। तो आप जब देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपकी आंख है, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं एक से ना, मान के चलो यहाँ पे आपका आंख है, तो आपके लिए क्या लगेगा आपको कि जो बी एक्स है वो कहां से आ रहा है? आपको थोड़ी ना पता है कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है। आपका ब्रेन तो यही सोचेगा कि ये इसी डायरेक्शन में कहीं से सीधा बैकवर्ड, आप सीधा ब्रेन क्या करेगा, उसको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर देगा, बोलेगा यही से आ रहा है, ठीक है, सीधा, ठीक है। अब ये वाला जो रे है वो भी, इधर भी कोई बंदा है जो देख रहा है आंख, उसको क्या लगेगा इसी डायरेक्शन में कहीं से आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि, सॉरी, ठीक है, उसको पीछे से आ रहा है करके। अब हमको ये दिखाना है कि ये दोनों एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो अब ये जो आपका आंख है ना, वो दो चीजें देख रहा है। एक तो एक ये जो बी एक्स जो रे को जा रहा है ना उसकी आंखों में, वो क्या देख रहा है कि आ रहा है यहां से, लेट अस कॉल दिस पॉइंट ए डैश, ठीक है। और यहां से भी जो देख रहा है उसको भी लगेगा कि ए डैश है, ये रे जो है निकल के आ रहा है। अब ऐसा क्यों 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 ऐसा है कि ये जो R1 और R2 रिफ्लेक्शन के बाद जो जो हमें दो नए रेज मिल रहे हैं, BX और CY, वो दोनों एक ही पॉइंट से क्यों निकल रहे हैं? अगर हम पीछे की तरफ उसको प्रोजेक्ट करें तो ऐसा क्यों हो रहा है? जियोमेट्री है ना, इसके पीछे क्या है रीजन? जियोमेट्री। अब देखो ये क्या एंगल है भाई? थीटा 1 है ना, दिस एंगल इज थीटा 1। और अब ये एंगल हो गया थीटा 1 ऊपर, है ना। कौन सा एंगल? अब अच्छे से बता रहा हूं, BAO थीटा 1 है, तो N1BA भी थीटा 1 ही होगा। मगर N1BO ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। क्यों? N1 नॉर्मल है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा 1, ठीक है। अब सिमिलरली इस तरफ देखो तो ये एंगल कितना बन रहा है? ये भी बन रहा है थीटा 1। क्यों बन रहा है थीटा 1? ऑपोजिट एंगल्स है ना, नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है और ये दोनों लाइन है, तो बेसिकली अब वही बात है, नहीं नॉर्मल है, ये लाइन है, ठीक है। ओहो, हाँ ये नॉर्मल है, ये एक लाइन है, तो ये एंगल थीटा 1 है, तो ये एंगल भी थीटा 1 ही होगा ना। आया समझ में? तो अब अब ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा 1, ये थीटा 1, ये 90 माइनस थीटा 1, ये हो गया 90 डिग्री। अब उस हिसाब से देखो यहाँ जस्ट उसके ऑपोजिट देखो, ये एंगल भी क्या है? 90 डिग्री है, करेक्ट। अब अब देखो ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा 1। अगर ये 90 है, 90 माइनस थीटा 1 है, तो ये कितना होगा? थीटा 1, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाला भी हम प्रूव कर सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा 2 है और ये 90 डिग्री है, तो बचा बचा हुआ एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा 2। मगर ये टोटल जो है, अब देखो ये एंगल थीटा 2 है, अब इधर देखो ये एंगल थीटा 2 है, कौन सा एंगल? N2CY, ये एंगल थीटा 2 है, तो इसका अपोजिट एंगल भी थीटा 2 होगा। अब अगर अपोजिट एंगल थीटा 2 है, अब एक्चुअली क्या है, ये टोटल एंगल जो है OC और N2 मान के चलो, ये N2 डैश है, ये क्या है? टोटल एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये नॉर्मल है, उसमें से एक पोर्शन क्या? थीटा 2 बचा, कितना? 90 माइनस थीटा 2, तो रिमेनिंग एंगल इज अगेन थीटा 2, ठीक है। अब ऊपर दो ट्रायंगल, ये देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दे आर कॉन्ग्रुएंट। हाउ? व्हाई आर दे कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि पहली बात तो ये जो है आपका दिस पर्टिकुलर एंगल्स दे दोनों में 90 डिग्रीज हो गया, ठीक है, दोनों में 90 डिग्रीज हो गया। अब इसमें एक कॉमन साइड आ गया,
दोनों में 90 डिग्रीज हो गया, एक कॉमन साइड आ गया, ठीक है, और दो एंगल तो सेम हो ही गया ना, एक तो 90 डिग्रीज हो गया, ठीक है, दोनों में 90, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, और दोनों में थीटा 1 है। एक, अगर दोनों में 90 डिग्री है, दोनों में थीटा 1 है, तो तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा 1 तो दोनों में ही है। इसका मतलब तीनों के तीनों एंगल बराबर है एंड दिस शेयर द सेम हाइट, ठीक है। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रुएंस के कंडीशंस होते हैं वो सैटिस्फाई हो गए, राइट एंगल एंगल एंड अ कॉमन साइड। इससे आपको समझ में आ जाएगा दोनों ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, नॉट ओनली सिमिलर, दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और कॉन्ग्रुएंट में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। इसका मतलब ओ ए और ओ ए डैश सेम हो गए, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए डैश। सिमिलरली हम इधर ही प्रूव कर सकते हैं ना, ये चीज इधर ही प्रूव कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली ए बी इज ए डैश बी डैश। और नीचे की तरफ वही बात है ना, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए डैश, और ए सी इज ए डैश, सॉरी इधर मैंने क्या कर दिया था, इधर ए डैश बी डैश क्यों किया था, बी तो एक ही है ना, तो बी बी डैश कहां से आ जाएगा, ए डैश बी, ठीक है, तो ए ए डैश सी। प्रूफ समझ में आ गया, ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो दिस इज हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड। इसीलिए बोलते हैं जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना इमेज डिस्टेंस होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u लिखेंगे, u इज ओ ए, जो ऑब्जेक्ट साइड का पोल से लेके जो ऑब्जेक्ट पॉइंट है, चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो चाहे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, पोल से मेजर करते हैं हमेशा डिस्टेंस। ओके, यू ऑलवेज मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ठीक है। सो u इज ओ ए, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस v इज ओ ए डैश, क्या, ओ ए डैश, वो हो गया इमेज। मगर यहाँ पे क्रूशियल चीज हमको समझना है, वो क्या है कि वर्चुअल चीजें हमेशा याद रखना, रियल, ये रियल पॉजिटिव, वर्चुअल नेगेटिव, ये याद रखना, ये नोट कर लो, रियल पॉजिटिव वर्चुअल नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई, अगर आपको क्या अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं बोलता हूं, इसीलिए मैं आपको रियल पॉजिटिव और वर्चुअल नेगेटिव को याद कैसे करेंगे, ये जो साइन कन्वेंशन में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, ठीक है, तो इसको समझ लो, इसको बोलते हैं सिंपल साइन कन्वेंशन। व्हाई रियल इज पॉजिटिव वर्चुअल इज नेगेटिव, इसको ऐसे याद रखो। मैं अगर आपको मान के चलो, मैं बोलता हूं कि आपको मैं पिज्जा खिलाऊंगा, बढ़िया वाला पिज्जा खिलाऊंगा ना, बिल्कुल लबाबदार पिज्जा, मतलब किसान आंदोलन में गरीब किसान जो महंगे महंगे पिज्जा खा रहे हैं अभी, उससे भी और बढ़िया पिज्जा खिलाऊंगा। तो आपको अगर मैं वाकई में वैसे पिज्जा खिलाता हूँ बैठ के आपके सामने, कोक साथ में होगा, कोका कोला, और आप पिज्जा खा रहे हैं अपने मन पसंद का बिल्कुल, तो आपको खुशी होगी, है ना, बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत मजा आएगा। क्यों, आप रियली पिज्जा खा रहे हैं, तो रियल खुशी, पॉजिटिव इमोशन हो गया। वर्चुअल, अगर बढ़िया पिज्जा खिलाने के नाम पे बस आप स्काइप में मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपके मनपसंद का पिज्जा को एंजॉय कर रहा हूँ कोक के साथ आपके सामने, तो वर्चुअल पिज्जा हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली पिज्जा है नहीं, आपको लग रहा है कि पिज्जा है सामने, कांट टच इट, ओके, कांट स्मेल इट, राइट। तो दैट्स अ वर्चुअल पिज्जा। वो आपके मन में किस तरह का इमोशन क्रिएट करेगा, नेगेटिव इमोशन क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, आपको आएगा गुस्सा, लेकिन सर बोले थे पिज्जा खिलाने और ऐसे पिज्जा खिला रहे हैं, तो वो जो है नेगेटिव हो गया। तो बस याद रखने के लिए एक टेक्निक है ये, बट हाँ, इसको रियल पॉजिटिव और वर्चुअल, ये कन्वेंशन है। आप पूछोगे सर क्यों, एक्चुअली में देखा जाए को रियल का नेगेटिव कर लो, वर्चुअल को पॉजिटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम इसी को ही हमेशा फॉलो करेंगे तो हमको एक प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। नहीं, अगर कन्वेंशन कोई कुछ फॉलो कर रहा है, कोई रियल को पॉजिटिव ले रहा है, कोई रियल को नेगेटिव ले रहा है, कभी भी कुछ भी कर लेते रहो, तो दिक्कत हो जाएगा ना। जो करना है, एक एक सेट को पूरा फॉलो करो स्टार्टिंग से एंड तक, उसी को कन्वेंशन बोलते हैं। तो हम क्या कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, रियल पॉजिटिव वर्चुअल नेगेटिव। इसका मतलब यहां पे देखो कि हमारा ओ ए जो है
ओ से ए को मेजर करेंगे, वट एवर डिस्टेंस इट इज वी कॉल इट यू। और ओ से ए डैश जो जा रहा है वर्चुअल साइड में है ना, तो उसको हम, ये वर्चुअल साइड दिखाया था, वो हो गया वी। तो ये हो गया यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और हमेशा याद रखना v नेगेटिव है। ठीक है, v नेगेटिव है। अगर मैं यहां पे OA को ये बता दूं कि ये 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर ही मान के चलो, 5 मीटर, OA और O से A का डिस्टेंस 5 मीटर है, वो तो O से A डैश का डिस्टेंस ही 5 मीटर ही होगा, क्योंकि हमने प्रूव किया अभी कि अगर प्लेन मिरर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इट विल बी द सेम। ये अगर 5 मीटर, ये भी 5 मीटर होगा। मगर अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं हिसाब, कैलकुलेशन, इक्वेशन में यूज करना हो तो u इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक, क्यों? क्योंकि u इज रियल, इट इज ऑन द रियल साइड, बट इमेज डिस्टेंस इज -5 मीटर। क्यों? क्योंकि इट इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, ये इसको ऐसे देखना कि प्रिंसिप जो आपका प्लेन मिरर है उसमें u का मॉड्यूलस इज v का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूं बस, ठीक है, बट u इज -v। ठीक है, हमेशा प्लेन मिरर के केस में u इज -v, क्योंकि u और v बराबर तो है बट न्यूमेरिकल बराबर, ये 10 है तो ये 10 है, 15 है तो 15 है। मगर यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाना, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा क्रिएट होगा, प्लेन मिरर में रियल इमेज क्रिएट हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में आपका इमेज क्रिएट हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। कॉन्केव मिरर में बोथ रियल और वर्चुअल इमेजेस क्रिएट हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्लेन जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में। मैं आपको क्या क्या और बताने वाला हूँ, एक बार नोट कर लिया था, लेट मी चेक आपका। नहीं, अब आज हम स्फेरिकल मिरर तो शायद नहीं कर पाएंगे। आपको एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात बता देता हूँ। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसी चीज को अगर हम ऐसे देखते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है। इट इज बेसिकली, extended object is basically a collection of a lot of point objects, that's all. What is an extended object? It is a collection of more than one point objects। ठीक है, तो ये हो गया मिरर, ये पॉइंट हो गया पोल ओ, ये हो गया आपका एक्सिस जिसको हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल लाइन हो गया, ये पीछे आ जाता है एन डैश। ठीक है, ये हो गया आपका रियल साइड, ये हो गया आपका वर्चुअल साइड। अब मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या करूंगा, यहाँ रखूंगा ए, यहाँ रखूंगा बी। ठीक है, अब बोलोगे सर एरो क्यों दिखा रहे हो? इसीलिए क्योंकि डायरेक्शन दिखा रहे हो, ओरिएंटेशन दिखाने के लिए। ठीक है, ओरिएंटेशन को हम मार्क कर रहे हैं इसे भी। ठीक है, अब ये जो हेड स्टैंड नहीं कर रहा है कोई इंसान, सीधा खड़ा है, तो इसीलिए इसको हम ए बी को ऐसे दिखा रहे हैं। अब क्या है, ए से लेके बी के बीच इंक्लूडिंग ए एंड बी जितने भी पॉइंट है सब अपने आप में एक एक ऑब्जेक्ट है, तो उन सब का इमेज क्रिएट होगा, तो कलेक्शन में इमेज को वो कंट्रीब्यूट, उन सब का जो हर एक ऑब्जेक्ट जो पॉइंट है वहां से आएगा, टकराएगा, रिफ्लेक्ट होके जाएगा। ठीक है, फिर जो पैटर्न बनेगा उससे इमेज बन रहा है। अब देखो ये अगर ए बी है तो ए बी, मान के चलो ए और बी का जो हाइट है वो एच है। ठीक है, तो ये ए पॉइंट है, तो सीधी सी बात है, हमने अभी क्या ये किया था, थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि ये अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है ए, तो जितना ओ ए है उतना ही डिस्टेंस में ओ ए डैश प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब बी वाला पॉइंट आप देख रहे हो, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, तो सारे पॉइंट ऐसे हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट का इमेज क्रिएट होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये एक वन डायमेंशनल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो बी का भी इमेज वैसे ही बनेगा। सिंपल है ना, क्योंकि वहां पे हमने ऑब्जेक्ट क्या लिया था,
हमने एक ही पॉइंट लिया था, वो पॉइंट था ए, तो उसका इमेज आ गया ए डैश। यहाँ पे ए से बी ले रहे हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट एच है और ये ए बी है, तो बी भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका बनेगा बी डैश, ए भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसका बनेगा A dash। तो इन दोनों के बीच जितने भी पॉइंट है उनका वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजेस बनते चले जाएंगे। ठीक है, वो तो सिंपल सी बात है। तो ए डैश बी डैश का हाइट भी उतना ही होगा जितना ए बी का हाइट है, सिंपल। ठीक है, तो इसको आप कैसे प्रूव करोगे? सीधी सी बात है, बी से ओ के तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लो, ओ से बी डैश की तरफ लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अब क्या इसको कैसे समझोगे कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दोनों जो ट्रायंगल है, एक तो ओ ए बी हो गया और ओ ए डैश बी डैश हो गया। ये एंगल क्या है हमको नहीं पता भैया, ये एंगल क्या है। ठीक है, 90 डिग्री हो गया, ये एंगल तो नॉर्मल है तो टोटल 90 डिग्री हो गया। अब आप क्या करोगे, ये ट्रायंगल देखो, अब ये डिस्टेंस बराबर हो गया दोनों में, एक 90 डिग्री। हमको पता है ना, वी ऑलरेडी नो कि ये जो है, मान के चलो, अच्छा हाँ, इस पॉइंट को ये ओ गया ना, इसको मैं ओ डैश बोल देता हूँ, चलो ठीक है, इसको ओ डैश बोल दिया। तो बी से ओ डैश जितना है, ओ डैश से बी डैश भी उतना ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। ये दोनों ट्राइंगल जो है, ऊपर वाला ट्राइंगल देखो, ओ बी ओ डैश और ओ बी डैश ओ डैश, उन दोनों में दोनों 90 डिग्री एंगल है, एक कॉमन साइड है और दोनों साइड बराबर है ना, ओ डैश बी डैश ओ बी। तो ये भी एक कॉन्ग्रुएंस का प्रिंसिपल आ गया। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल बनेगा थीटा, अगर ये एंगल अगर ये एंगल थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 माइनस 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो बचा कितना, थीटा। तो सिमिलरली ये एंगल भी थीटा हो गया। अब नाउ अगर ओ ओ डैश बी और ओ डैश बी डैश, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो सीधी सी बात है, ओ ए बी है ना, ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? ये दोनों एक, अब देखो, ये एंगल दोनों का बराबर प्रूव कर दिया मैंने। तो नाउ दिस टू एंगल्स आर द सेम, 90 डिग्री 90 डिग्री। अब ये दोनों एंगल अगर सेम है तो ये टोटल एंगल 90, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा। ऑलरेडी प्रूव कर चुके ये एंगल थीटा थीटा है, तो तीनों एंगल बिल्कुल बराबर है, एक साइड सेम हो गया, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, है ना। इसका मतलब ए बी जो बचा हुआ साइड, दो साइड है, एक तो हाइपोटेन्यूज है, कौन सा है, ओ ओ बी, ये बराबर होगा ओ डैश बी डैश के साथ, और ए बी विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश, दैट मींस सिंस ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, दैट इंप्लाइज, ये अगर एच डैश अगर हम लेते हैं, मैंने पहले बोल दिया था कि ए डैश और बी डैश दोनों उतना ही होगा जितना ए बी है, मगर अब प्रूफ हो चुका है। अगर मैं इसको एच डैश ले लेता तो एच डैश इज इक्वल टू एच। ठीक है, मान के चलो ये जो इमेज है ना, ये इसको आप ध्यान से देखना। अब देखो ये क्या है, ए और बी जो है और ए डैश बी डैश जो है, ये सिर्फ प्लेन मिरर में इन दोनों का साइज जो है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज जो है सेम रहता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर का मिरर में सेम रह सकता है। कॉन्वेक्स मिरर में इट यूजुअली रिड्यूसेस। तो कभी भी देखना, आपका मिरर जो होता है ना, जो गाड़ी चलाते हो, एक्टिवा वैक्टिवा चलाते हो, उसके जो आईना है, गाड़ी का जो मिरर है, उसमें व्यू फाइंडर जिसको बोलते हो, उसमें अपना आप चेहरा देखो तो छोटा लगता है ना, वो कभी बड़ा नहीं लगेगा। घर के मिरर में आपका जो चेहरा है वो क्या लगता है, बिल्कुल वही साइज है जितना जितना आपका साइज है। व्यू फाइंडर गाड़ी के मिरर में देखोगे तो क्या होता है, इमेज छोटा हो जाता है। इमेज छोटा हो जाता है, हमेशा देखना कि आप जितने भी कार वगैरह के मिरर होता है या बाइक वगैरह के या स्कूटर के जो मिरर होता है, उसमें लिखता है क्या, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ये लिखा रहता है। उसके पीछे कारण क्यों होता है, क्योंकि वो एक कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमेशा एक छोटे साइज का वर्चुअल इमेज देता है ना। वर्चुअल जो होता है वो हमेशा सीधा। हाँ, एक चीज अब बताऊंगा अभी कि वर्चुअल हमेशा इरेक्ट रहता है। ये देखो, इरेक्ट क्या होता है, अगर ये ए बी हो गया और इमेज फॉर्मेशन के बाद अगर ऐसा बन जाता है ए डैश बी डैश, ये इमेज बन गया, तो ये क्या हो गया
इन्वर्ट हो गया, ठीक है, दिस इज इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज जो होता है वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड इमेजेस आर रियल। जैसे बोला रियल पॉजिटिव वर्चुअल नेगेटिव, सिमिलरली रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा उल्टा फॉर्मेशन होता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा, वर्चुअल इज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट। जैसे हमने इस मिरर में देखा, तो कॉन्वेक्स मिरर भी देखोगे ना, उसमें भी अगर आप ऑब्जेक्ट देखोगे तो वो क्या करेगा, एक छोटा सा कंपैरेटिवली छोटा इमेज, अगर ये ए बी है तो ये जो बनाएगा ए डैश और बी डैश, छोटा बनेगा मगर इरेक्ट रहेगा इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट बट रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। मगर प्लेन मिरर में क्या होता है, जो इरेक्ट इमेज होता है उसका साइज बराबर रहता है, मगर जैसे जैसे आप इधर चले जाओगे किसमें, स्फेरिकल मिरर में, तो ये साइज इंटरचेंज हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा छोटा रहेगा, इसीलिए जब गाड़ी के जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ना, उसमें क्या होता है, छोटा इमेज क्रिएट करता है, तो हमारा ब्रेन किसी भी चीज को छोटे में देखता है। अभी मान के चलो ऐसा है कि आप जा रहे हैं और अचानक आपने देखा कि पीछे एक गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी आपको नेचुरल साइज से छोटी दिखेगी, आपको पता है गाड़ी की साइज क्या होती है, ठीक है, एक ट्रक की साइज क्या है आपको पता है, मगर उसी का इमेज अगर आप देखोगे अपने मिरर में गाड़ी के, तो आपको वो छोटा लगेगा। अगर छोटा लगेगा तो आपका ब्रेन आपको क्या बोलेगा कि ये दूर है, ठीक है, मगर एक्चुअली वो दूर नहीं है, वो पास है। ये मिरर उसका एक छोटा, मतलब एक कंप्रेस्ड वर्जन इमेज क्रिएट कर रहा है ना, एक रिड्यूस्ड साइज, उसका इमेज साइज जो है वो कम दे रहा है, आपका मिरर कम दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों आप बोलोगे सर कॉन्वेक्स मिरर हम क्यों यूज करते हैं, कॉनकेव क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि कॉनकेव यूज करेगा तो रियल इमेज प्रोड्यूस कर देगा, कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, कॉनकेव रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा। और मतलब कॉनकेव में वर्चुअल भी प्रोड्यूस हो सकता है, मगर एट लार्ज एनफ डिस्टेंस हमेशा वो रियल इमेज ही प्रोड्यूस करेगा। और रियल क्या होता है? इन्वर्टेड। तो गाड़ी आपके पीछे क्या है आप देखना चाहोगे, सब उल्टा दिखेगा, आपको समझ नहीं पाओगे, कंफ्यूज होगे, ठोक दोगे कि इतने देर में आप इमेज को अपने ब्रेन में सीधा करोगे तब तक आगे ठुक चुकी होगी तुम्हारी गाड़ी, है ना। तो इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, मगर कॉन्वेक्स का प्रॉपर्टी ऐसा है कि वो हमेशा छोटा इमेज साइज देता है। वो क्यों देता है वो आगे जाके समझेंगे। अभी फिलहाल ये समझो कि मिरर में, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज बिल्कुल बराबर रहेगा, है ना। ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज आर एग्जैक्टली द सेम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द सेम एज द इमेज डिस्टेंस, ठीक है, बट u इज माइनस वी, u इक्वल्स टू माइनस वी। क्यों आप बोलोगे, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया इमेज डिस्टेंस, अगर बराबर है तो माइनस साइन क्यों? ये बताने के लिए कि ये जो इमेज डिस्टेंस है ये वर्चुअल है। तो प्लेन मिरर में हमेशा आप, या फिर ऐसे u इक्वल्स टू माइनस बी आपको लिख देना चाहिए। बेसिकली अगर आप ऐसा कर सकते हो तो प्लेन मिरर का इक्वेशन क्या होता है, u इक्वल्स टू माइनस वी। इसको हम स्फेरिकल मिरर से भी डिराइव कर सकते हैं, हम स्फेरिकल मिरर का केस भी लेंगे ना नेक्स्ट सेशन में, उससे हम डायरेक्टली डिराइव यही फॉर्मूला कर सकते हैं बड़े आराम से। तो u इक्वल्स टू माइनस वी, क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, हमेशा वर्चुअल साइड में प्रोड्यूस होता है। और वही केस है कॉन्वेक्स मिरर का भी, ठीक है। तो अब ये आज के लिए बचा क्या है, u इक्वल्स टू माइनस वी, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन पता चल गया, ये पता चल गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस क्यों सेम है, बट विथ अ नेगेटिव साइन। और क्यों नेगेटिव साइन है ये भी बताया आपको, ये बताया कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है और जो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। उस वो और अच्छे से समझेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज प्लेन मिरर के लिए तो मेरे ख्याल से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट तो फिर आपको क्लियर ही हो गया होगा, है ना, क्योंकि कुछ ही नहीं है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए प्रूव किया था, ये जो पूरा कहाँ गया, हाँ, ये जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम जो जियोमेट्रिकल हमने फिगर लेके प्रूव किया था, वही सेम चीज है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, बट फर्क ये है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में मोर देन वन पॉइंट है। तो हर पॉइंट के लिए अगर हम प्रूव करेंगे तो हो ही गया हमें बात, इसीलिए हम हर एक पॉइंट को लेके प्रूव नहीं करना, हमें सिर्फ ऊपर और नीचे का एक्सट्रीम के दो पॉइंट्स लेना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द प्लेन मिरर्स। अब नेक्स्ट सेशन में हम स्फेरिकल मिरर में जाएंगे, और बेसिकली स्फेरिकल मिरर का मैं इंट्रोडक्शन अभी ये आपको दे देता हूँ। ये प्लेन मिरर आपका हो गया,
खत्म। अब जैसे जैसे हम स्फेरिकल मिरर के बारे में समझेंगे ना, प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? बेसिकली स्फीयर होता है ना, एक स्फीयर। अगर एक एक स्फीयर है, ठीक है, उसका सरफेस को मैंने पूरा सिल्वर 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 कोटिंग दे दिया, पूरा सिल्वर, ये बढ़िया से रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक पूरा स्फीयर है, उसका जो सरफेस है ना, उसको मैंने बढ़िया से सिल्वर कोटिंग दे दिया, ठीक है। तो मैं अगर इधर खड़ा हूं तो मुझे पूरा स्फीयर तो दिखेगा नहीं, मुझे क्या दिखेगा? एक इतना सा पार्ट दिखेगा उसका, ठीक है। तो वही पार्ट मेरे लिए क्या बन जाएगा? एक मिरर का काम करेगा, तो उसको मैं बोलूंगा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। मगर ये क्या कैसे दिखेगा मुझे? ऐसे दिखेगा ना, मतलब उसका पेट फुला हुआ है मेरे तरफ, ठीक है। तो अब मैं इसको, मुझे इस साइड को ऐसे रफ करना पड़ेगा, क्यों? दिखाने के लिए कि दिस इज द वर्चुअल साइड, वर्चुअल, दिस इज द वर्चुअल साइड। क्यों? क्योंकि रेज जो है वो इधर से टकरा के वापस जा रहे हैं, ठीक है, इधर से टकरा के मेरे तरफ आ रहे हैं, और मैं इधर हूं, मैं इधर आ ही नहीं सकता। इफ इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब क्या है? जिसका पेट मेरे तरफ है, ठीक है। कॉनकेव, वही बात है, यही सिचुएशन को मैं अगर उल्टा कर दूं, ठीक है, मान के चलो मुझे किसी ने एक कॉन्वेक्स मिरर दिया, मैं क्या करूंगा? यहां से सिल्वर हटा दूंगा और यहां पे सिल्वर लगा दूंगा ऑपोजिट साइड में, और इस साइड को रफ कर दूंगा, ठीक है। वही जो कॉन्वेक्स पहले हुआ करता था, उसका मैंने जिस साइड सिल्वर था वहां से खरोच खरोच के निकाल दिया, उसको रफ कर दिया, ठीक है। और जिस साइड में रफ था उसको घिस घिस के पॉलिश किया और वहां सिल्वर अप्लाई कर दिया, तो वो हो गया रिफ्लेक्टिंग। तो अब ये बन जाएगा, अब मैं यहां हूं, देख रहा हूं, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये रफ साइड है तो ये बन जाएगा वर्चुअल साइड, क्योंकि यहाँ पे रेज आना जाना है नहीं, जिस साइड आंख है उसी साइड बेसिकली रियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहीं पे एक्चुअली रेज आते जाते रह रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज रियल, दिस साइड इज रियल, दिस साइड इज वर्चुअल, ठीक है। तो अगर इमेज फॉर्मेशन जो है, इस साइड इमेज फॉर्मेशन, अगर मान के चलो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ अब वही बात है कि अगर चाहे आपका, फिर मैं ले लिया एक्सिस, ये हो गया एक्सिस आपका, ये हो गया पोल, पोल को फिर से मैं बोलूंगा ओ। अगर ये कॉन्वेक्स कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, इसके लिए भी वही चीज है, ये हो गया एक्सिस, ये हो गया पोल, पोल को मैं ओ ले लिया, और यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया ए। तो इसका इमेज जो फॉर्मेशन होगा, वो अगर इस साइड होगा, जो ए डैश अगर इस साइड होगा, वो होगा रियल इमेज। अगर इसका इमेज इस साइड बनेगा तो वो बनेगा वर्चुअल इमेज। और इसका जो इमेज है, अगर ये कॉन्वेक्स केस, ये कॉनकेव है, ये है कॉनकेव। कॉनकेव क्यों है? ये केव, यहाँ केव जैसा दिख रहा है ना आपको, अगर केव दिख रहा है वो हो गया कॉनकेव, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में आपको जो अगर वो केव टाइप दिख रहा है तो वो बन जाएगा कॉनकेव, और अगर उसका ऑपोजिट बन गया तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, जिसका पेट आपकी तरफ है। तो वैसे आप देखो, तो इस केस में देखे कॉनकेव में दोनों साइड पॉसिबल है, ए डैश भी और ए डैश, मतलब रियल इमेज हो सकता है, इसका मतलब जिस साइड आप हैं उसी साइड इमेज फॉर्मेशन होगा, रियल इमेज होगा, क्योंकि रियल साइड में फॉर्मेशन हो रहा है। ऑपोजिट साइड में फॉर्मेशन होगा, वो वर्चुअल इमेज होगा। तो कॉनकेव में दोनों केसेस हो सकते हैं, कॉन्वेक्स में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज ही होगा। अगर होता कि ए डैश अगर यहाँ प्रोड्यूस हो सकता तो रियल इमेज होता, मगर ऐसा कभी नहीं होता है कॉन्वेक्स में, हमेशा ए डैश जो है वो वर्चुअल साइड में ही होता है, इसीलिए हमेशा वो वर्चुअल इमेज देता है। और जैसे कि हमें पता है कि वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, इसलिए कॉन्वेक्स में हमेशा हमको इरेक्ट इमेज देता है। और कॉनकेव में यहाँ पे वर्चुअल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। तो जब तक रियल इमेज रहेगा तो वो आपको क्या देगा? रियल इमेज इन्वर्टेड आएगा। जैसे ही वर्चुअल हो जाएगा वो आपको दे देगा एक इरेक्ट इमेज। तो अभी आप अगर वही देखना है, जैसे ये मान के चलो चम्मच का कॉनकेव सरफेस है, ठीक है, वहां पे अगर आप देख रहे हो बेसिकली आप अपना ही इमेज देख रहे हो ना, खुद ही आप खुद जो है, आप खुद ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
एट लार्ज इनफ डिस्टेंस जो होता है क्या है कि आपके जो रेज आ रहे हैं ना वो टकरा के वापस इसी साइड आ रहे हैं और मीट कर रहे हैं, है ना। आप ही का जो है, आप ऑब्जेक्ट है मान के चलो, आपसे आया सॉरी इंसिडेंट रे, और यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं, तो वाकई में मीट कर रहे हैं, तो आपका जो इमेज बन रहा है वो इधर बन रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको वो रियल इमेज दिख रहा है, ठीक है। यू ओनली सी रियल इमेज एंड दैट इज एन इन्वर्टेड इमेज, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्वर्टेड इमेजेस आर लार्जर, ठीक है। और virtual images most basically always all the time it is never larger than itself, okay, larger than the object, जैसे तो सेम हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब जैसे ही आप अपने आप को इधर ले आए, बहुत ही करीब ले आए, है ना, ये मान के चलो आपका ये यहाँ पे आप आ गए, ऑब्जेक्ट को बहुत ही पास ले आए। बेसिकली उसका एक फॉर्मूला है, बताऊंगा क्या है, कि इसका जो फोकल पॉइंट है उससे भी अंदर ले आए आप, तो यहां से अब वापस टकरा, जो भी रेस टकराएगा ना, वो टकराने के बाद डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो डाइवर्जेंट हो जाएगा तो कभी रियली मीट ही नहीं करेंगे, टू डाइवर्जेंट रेस नेवर एक्चुअली मीट। सो तो आपको बैकवर्ड उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, बैकवर्ड प्रोजेक्ट करोगे तो इट विल ओनली appear to come from a point, a virtual point, that is why it will be a virtual image. a virtual is erect, तो आपको एक erect मगर शॉर्टेंड इमेज दिखेगा अपना। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर अच्छे से एक्टिविटी किया होगा, नहीं किया हो तो जाके अभी करना। मिरर जो है आपका, चम्मच बिल्कुल बढ़िया क्लीन चम्मच, है ना, उसको देखना, अपने इमेज देखना उसमें। अगर एट अ हैंड्स डिस्टेंस भी रखोगे ना उसको, तो आपको उसमें क्या दिखेगा कि इन्वर्टेड अपना शक्ल जो है इन्वर्टेड दिखेगा, दैट इज द रियल इमेज, ओके। क्योंकि वो आप ही के मतलब रियल साइड में फॉर्मेशन हो रहा है, मगर धीरे धीरे पास लेके आओगे, बिल्कुल अपने मुंह के पास आसपास लेके आ जाओगे ना, अपने नाक के थोड़ा सा दूर बस रखोगे, तो आपका इमेज पलट जाएगा, और वहां जो है एक वर्चुअल इमेज क्रिएट होगा जो सीधा हो जाएगा, मतलब अचानक से योर फेस विल टर्न अपसाइड डाउन, सॉरी विल टर्न अप स्ट्रेट, ओके, फ्रॉम बीइंग अपसाइड डाउन टू अप स्ट्रेट हो जाएगा आपका फेस, मगर साइज छोटा हो जाएगा। मगर जब कॉन्वेक्स साइड पे आप देखोगे, कॉन्वेक्स साइड में आपको हमेशा आपका शक्ल जो है अब स्ट्रेट ही लगेगा और छोटे साइज में दिखेगा, कभी भी चाहे कितना भी पास ले लो, कितना भी दूर ले लो, उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज ही प्रोड्यूस होगा, विच इज ऑलवेज इरेक्ट। सो आई थिंक अभी फिलहाल बेसिक फंडामेंटल तो आप लोगों को समझ में आ गया, और पैराबोलिक मिरर्स के बारे में आपको नेक्स्ट सेशन में, हालांकि वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू मच ऑफ पैराबोलिक मिरर्स, बट आपको नेक्स्ट सेशन की शुरुआत में, मेरे ख्याल से कल ही ले लेंगे हम सेशन, ठीक है, नेक्स्ट सेशन वी विल टेक इट टुमारो, और पैराबोलिक सेशन और लगातार ले लेंगे, फिर मंडे ट्यूसडे से लगातार खत्म कर देंगे आपका ऑप्टिक्स, एक दो तीन सेशन में। तो पैराबोलिक जो है हम पढ़ेंगे क्या होता है, बेसिकली आपके डिश टीवी का जो एंटेना है वही आपका पैराबोलिक मिरर है, वो कैसे काम करता है ये भी आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना, कोई डाउट हो तो तुरंत आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछो, आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू। सो टुडे सेशन इज डन। कोई डाउट है तो मैं फिर से आपको समझा दूंगा। पूछो पूछो, अर्नब, आशी, स्वाति, सो गए क्या यार, इतना बोरिंग पढ़ाता हूँ क्या? फूर कहाँ गए, स्वाति, अर्नब? हाँ, कोई डाउट? आवाज, अरे चैट में बता दो ना, आवाज नहीं आ रही तो चैट कर लो, टाइप कर लो तो फटाफट, क्या दिक्कत है? You should be able to see me. It's not necessary that I see you. I should be able to hear you or read you. आशी, अर्नब, अगर आपकी आवाज मेरे तरफ नहीं आ पा रही है तो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ आशी और अर्नब को, जस्ट टेक्स्ट चैट में मुझे तुरंत टाइप करके भेजो ग्रुप चैट में, कोई डाउट है तो। आई थिंक अर्नब सो गए क्या यार? स्वाति, अरे यार आप टेक्स्ट भी नहीं कर रहे हो, बोल भी नहीं रहे हो, तो मैं क्या समझू?
चलो, आई थिंक कि आप लोगों का क्वेश्चन अब है नहीं, तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगला सेशन में शेड्यूल कर ही दूंगा अभी, जैसे थोड़ी देर में। एंड सेशन शेड्यूल करने के बाद वी विल टेक ऑफ पैराबोलिक मिरर एज अ फन इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर के डिटेल में जाएंगे, और जैसे जैसे स्फेरिकल मिरर हम कवर करेंगे वी विल कम टू अप्रिशिएट द केस ऑफ प्लेन मिरर ऑल्सो। और मैं आपको जो भी फॉर्मूला बताऊंगा, अभी रिफ्लेक्शन के केस में आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, और रिफ्रैक्शन के केस में आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। ऑल यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड दैट सिंगल फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन एंड दैट सिंगल फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन। यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, है ना। इवन आपको दूसरा कोई साइन कन्वेंशन सीखने की भी कोई जरूरत नहीं है, बट ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। जब हम सारे प्रॉब्लम्स कर लेंगे उसके बाद फाइनली मैं आपको कोऑर्डिनेट कन्वेंशन भी समझा दूंगा, प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में। तो आज मैं यहीं पे एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं होगा तो कॉल के बाद भी यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी एनी टाइम, वट एवर क्वेश्चन यू हैव। कागज पे लिख के उसको स्नैपशॉट ले लो, फोटो खींच लो, और देन आप भेज दो मुझे स्काइप पे। आई विल आंसर इट, ठीक है। और इंडिविजुअली अगर आपको पूछना है, ग्रुप में नहीं सवाल पूछना है, प्राइवेट में पूछना है, तो प्राइवेट में भी पूछ सकते हो इंडिविजुअली। यू डोंट हैव टू पुट योर क्वेश्चंस ऑन इन द ग्रुप इफ यू फील अ लिटिल बिट शाय, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट इज। सो गुड नाइट एवरीवन। नेक्स्ट सेशन में शेड्यूल करूंगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और देख लो अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत शेयर भी कर लिया करो जो मैं लिंक्स वगैरह वीडियोस वगैरह जो शेयर करता हूँ। हाँ, मेरा जो फेसबुक के पेज है दी फिजिसिस्ट, उसको लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना, फॉलो ही कर लेना आपको। वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको भेजता रहता हूँ। ट्विटर पे हो तो ट्विटर भी फॉलो कर लो, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में शेयर करता रहता हूँ। आपको आप ही क्या फायदा होगा। और जैसे आपके पास जाता है वीडियो का लिंक वगैरह, तो दूसरों के साथ भी आप शेयर कर लिया करो अपने प्रोफाइल्स वगैरह में, अगर एक्टिव फेसबुक में रहते हो तो। उससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा दूसरों का भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल को भी थोड़ा ट्रैफिक मिल जाएगा, है ना। चलो, गुड नाइट। आई विल वेट फॉर यू फीडबैक। जब भी जैसा फीडबैक देना हो आप दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चलना जरूरी है कि मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा है कि नहीं है, कहाँ गलत कर रहा हूँ, कहाँ कैसे मुझे और अच्छे से पढ़ाना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। बाय, गुड नाइट, बाय बाय।